हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन 1D का। ठीक है, उसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह हमने लिखे थे। आज हम स्टार्टिंग में कुछ एवरेज वैल्यूज को देखेंगे, एवरेज कैसे निकालना है, टाइम वेरिंग फंक्शंस का एवरेज। ओके, चलिए देखिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर सपोज यू स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है एंड द बॉडी एक्सेलरेट A1 in T1 time. From 0 to T1 time, the body accelerates A1. After that, the acceleration of body is suppose A2 in time T2. So in this complete motion, we have to calculate the average acceleration of the body. ठीक है, एक टाइप का एक्सप्रेशन हमें डेराइव करना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उस केस में हम किस टाइप से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा था एवरेज जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय जो भी यहाँ पर टाइम लगा था वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे किया हम लोगों ने सॉल्व। जैसे यहाँ पर टोटल टाइम जो लगा वो लगा T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन हमको करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर V1 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मैंने U सिंबल ले लिया। ठीक है, तो बताओ ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा। सपोज मैं उसके लिए एक सिंबल ले लेता हूं, सिंबल है सपोज V डैश। ओके, चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इधर। V डैश इक्वल टू U प्लस A1 इंटू T1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। इसी टाइप से ये इनिशियल वेलोसिटी है। सेकेंड पॉइंट पे 2 पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको मैं V2 ले लेता हूं। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल मैंने V2 ले लिया। ठीक है, तो इस पाथ के लिए अगर हम देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, U होगा या V डैश होगा। ऑब्वियस बात है V डैश होगा। इस पाथ के लिए पाथ का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज जैसे P, Q एंड R। तो QR पाथ के लिए अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल में V डैश, फाइनल में V2। क्लियर। तो यहां पर हम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन A1 गिवन है, V इक्वल टू U प्लस AT, V2 इक्वल टू इनिशियल था V डैश प्लस एक्सेलरेशन A2 है इंटू टाइम लगा कितना, T2। ठीक है, अब ये जो T2 टाइम है, ये T2 टाइम मैंने ये वाला लिया है कंप्लीट, यहां से यहां तक, है ना। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा होगा दैट द बॉडी मूव विद A1 एक्सेलरेशन फॉर टाइम T1 एंड विद A2 एक्सेलरेशन फॉर टाइम T2। क्योंकि अगर हम यहां से T2 लेंगे तो फिर ये वाला टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, T2 कहां से, 0 से लिया है हम लोगों ने। ठीक है ना, तो T2 को मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से। T2 क्या है, T2 का मतलब है टाइम इंटरवल बिटवीन Q एंड R। T1 का क्या मीनिंग है, T1 का मीनिंग है टाइम इंटरवल बिटवीन T एंड Q। ये इनका मीनिंग हमें याद रखना। ठीक है, ये जो टाइम है ये टाइम इंटरवल है T1 और T2। यहां पर ये टोटल टाइम टेकन नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, V2 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U है। तो V2 और U चाहिए, इसका मतलब V डैश को रिमूव करना है हमें, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इधर से V डैश को रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया V2 इक्वल टू V डैश का वैल्यू क्या है, U प्लस A1 इंटू T1। ये हुआ वैल्यू V डैश का प्लस A2 इंटू T2। ओके, अब यहां पर ये है हमारा वेलोसिटी। इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में हमें लिखना है तो ये हो गया वेलोसिटी V2 वेक्टर माइनस U पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो V2 माइनस V1। ये जो है टर्म ये यहां से मिल जाएगा हमें। तो जो रिमेनिंग है वो एक्सप्रेशन हम पुट कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस कंडीशन में हुआ V2 माइनस U वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा A1 T1 प्लस A2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है। क्लियर। ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और T1 टाइम इंटरवल और T2 टाइम इंटरवल में A1 और A2 एक्सेलरेशन से डिस्टेंस ट्रेवल हो, तब उस कंडीशन में हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, सबको समझ आ गया होगा इतना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया नोट डाउन।
चलिए आगे नेक्स्ट एक एवरेज मैं फॉर्मूला भी बनाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर वी और टी के बीच में कोई ग्राफ हो, सपोज हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, वी टी ग्राफ दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, अगर वी और टी ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मतलब एरिया अंडर द कर्व से निकाल देते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व से हेल्प से हम टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी है इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं वेलोसिटी फॉर्मेट में ये लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। मुझे डिराइव एक्चुअली लिखना क्या है, मुझे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना है, उस एक्सप्रेशन में जो फंक्शन है वो डिपेंडेबल होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी जब हम लिखते हैं यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होती है, जैसे जैसे टाइम को हम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। इसी टाइप से जब हम लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज करेंगे आगे जाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएबल हो, टाइम पर या डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उनका एवरेज में कैसे निकालना है उस चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबसे इजी एग्जांपल लिया है, क्या इजी एग्जांपल है, सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो कई बार आप देख चुके हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस से निकाल लेंगे, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व्स के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं इधर पुट कर देता हूं फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइड बाय, ये क्या है, टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकालना है, मान लो हमें यहाँ छोटा स्मॉल टाइम इंटरवल में कैलकुलेशन करना हो डी टी टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो हाइट है ये तो हो गया v और ये विथ हो गया dt, तो एरिया कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप का, ये जो स्मॉल हमने एलिमेंट लिया इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ इंटू विथ जब करेंगे तो क्या आएगा, वी डी टी। तो वी डी टी जो एरिया है वो शो करेगा ये डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको शो करेगा, ठीक है। कंप्लीट हम जब इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट अप्लाई करके, तब क्या होगा, कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसी टाइप से पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन के बारे में, है ना। इसी को हम बोलते थे इंटीग्रेशन मेथड। पहले एक स्मॉल एलिमेंट पर देखेंगे वैल्यू, फिर उसी एलिमेंट को हम एड अप करते जाएंगे तो कंप्लीट पार्ट को इंटीग्रेट हो जाएगा, कंप्लीट पार्ट या एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड से हम इंटीग्रेशन करते थे, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है इसमें मैंने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला वो कितना है, वीडीटी। इंटीग्रेशन साइन तो इसलिए लगाया क्योंकि टोटल निकालना पड़ेगा ना हमें, इसके लिए। इसी टाइप से टाइम भी क्या होगा, टाइम भी dt है यहाँ पर, और जब कंप्लीट का कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। और अब है लिमिट तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन के लिए करना है तो 0 से t आ जाएगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा बोले कि बताओ यहां से यहां तक का निकालो, बस हमें बस इतना एरिया निकालना है, ओनली इतना, t1 से t2 टाइम के बीच में। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा इनिशियल टाइम 0 ही हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है। तो इसलिए लिमिट में हम t1 से लेके चलेंगे। इनिशियल लिमिट है सपोज t1, फाइनल लिमिट t2, लोअर लिमिट है t1, इनिशियल t1 और फाइनल टाइम है यहाँ पर t2। तो ये हमें जो वेरिएशन मैंने लिखा है ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है या इसका कोई यूज भी है आगे और कोई हेल्प भी मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी इस टाइप का फंक्शन में हमें हेल्प मिलेगी जो वेरिएबल फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब लिक्विड चैप्टर पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे सेकंड बुक के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर हम पढ़ेंगे फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। मतलब प्रेशर क्या है, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में बोला एवरेज प्रेशर निकालो, ठीक है। जैसे यहाँ बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन वी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ पर तो टाइम पे डिपेंड था, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, ये ना मैं वीटी ग्राफ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटीग्रेशन तो करेंगे, मेथड वही है, पी डी एच कर देता हूं डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एच, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो v पुट किया, एवरेज प्रेशर निकालना है तो p पुट किया। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ पर मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज निकालना था तो dt पुट किया, यहाँ पर मुझे हाइट के रेस्पेक्ट में निकालना था dh पुट किया। क्योंकि हाइट यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं भी टाइम नहीं आएगा प्रेशर में, लिक्विड में क्या होता है हाइट पर डिपेंड करता है।
ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा बोला कि y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। बताइए y का एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो y फंक्शन है टाइम का, तो y का एवरेज वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। या y को आप ft भी पुट कर सकते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt डिवाइड बाय dt। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि नहीं टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है। सपोज हमारा जो फंक्शन है वो x पे, y पे, z पे किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सपोज x पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें निकालना है y का एवरेज वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे y, लेकिन इस बार dt नहीं लगाएंगे, x का फंक्शन है ना तो dx पुट कर देंगे डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज। और इस टाइप का अगर हम डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस एलिमेंट को यूज में लेंगे तो बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज, ठीक है। ये इसको स्पेस एवरेज भी बोलते हैं। डिस्टेंस जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये स्पेस को कवर करती है, उसी के लिए यूज लेते हैं हम, है ना। तो इनको बोलते हैं स्पेस एवरेज। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाइम एवरेज। तो टाइम एवरेज कैलकुलेट करने का ये मेथड हो गया, या अगर मैं बोलूं जनरल वे में बोलूं तो ये मेथड हो गया। ये मेथड क्या है, यहां देता हूं मैं, ये मेथड है टाइम एवरेज कैलकुलेट करने का, ठीक है। और यहां पर ये जो मेथड है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एवरेज या स्पेस एवरेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट तो हो गए इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर इन दोनों का एग्जांपल लिख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर इन दोनों के लिए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या एग्जांपल लिखें, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, मतलब टाइम एवरेज निकालना है हमें, ये निकाल दिया। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे प्रेशर एक एच का फंक्शन है, हमें एवरेज प्रेशर निकालना है, ये लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है, 2 टाइप के एवरेज हो सकते हैं, टाइम एवरेज, स्पेस एवरेज। क्लियर, टाइम एवरेज के लिए ये एग्जांपल, स्पेस एवरेज के लिए ये एग्जांपल। और एग्जांपल अभी बता देता हूं, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जांपल लिखेंगे। ओके, क्लियर सबको। चलिए ठीक है, अभी देखिए इसको और एग्जांपल बताता हूं, और इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि, ठीक है ना, इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं इनमें। जैसे स्पेस एवरेज का एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, एस लिख देता हूं, 2s। क्लियर। और क्वेश्चन बोला है कि स्पेस एवरेज कैलकुलेट करो। कौन सा एवरेज, स्पेस एवरेज, किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का स्पेस एवरेज निकालो। तो वेलोसिटी का स्पेस एवरेज निकालना है, टाइम एवरेज तो निकालना नहीं है। टाइम एवरेज होता तो हम सोचते v इक्वल टू यू प्लस एटी, हाँ वेलोसिटी डिपेंड करती है टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें निकालना है वेलोसिटी का स्पेस एवरेज। तो देखेंगे वेलोसिटी का कोई ऐसा फॉर्मूला जो स्पेस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करता हो। तो डिस्टेंस पर डिपेंड तो ये करता है ना। तो बस हमें यही देखना है कि करता है या नहीं करता। तो हमें पता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, फॉर्मूला है ऐसा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एवरेज। अब कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का निकालना है ना, तो v dt लिखेंगे ds, स्पेस एवरेज निकालना है ds डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। तो वेलोसिटी का स्पेस एवरेज डाल दिया, स्पेस पुट कर दिया इधर, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसी टाइप से बोला टाइम एवरेज निकालो, ये पुट कर दिया हमने। क्लियर है ना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर ले इस पे बेस, फिर ट्रिक बताऊंगा इसके बाद। चलिए देखिए, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, देखिए जब क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया होगा ना तो टाइम या स्पेस एवरेज अलग से नहीं लिखेंगे, वो एक्सप्रेशन से हमें खुद सोचना है, ठीक है। जैसे बोल दिया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ y इक्वल टू टी स्क्वायर इन 0 to 4 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के अंदर हमें y इक्वल टू टी स्क्वायर फंक्शन का एवरेज निकालना है। तो बताओ y किस पे डिपेंड किया, टाइम पर या डिस्टेंस पर, टाइम पर दिख ही रहा है, तो ऑब्वियस बात है टाइम एवरेज लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए निकालते हैं, हमें निकालना है एवरेज वैल्यू y का। y का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, v का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन v dt डिवाइड बाय dt। तो y का कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन y dt डिवाइड बाय
इंटीग्रेशन ऑफ dt, इस टाइप से निकालेंगे। लिमिट क्या होगा, 0 से 2 सेकंड के बीच में निकालना है एवरेज, 0 से 2 लिमिट हो गया। क्लियर? अब पुट कर दो y का वैल्यू, y का वैल्यू है टी स्क्वायर, पुट कर देते हैं इधर। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 to 2, 0 to 2। सॉल्व कर देते हैं इधर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 डिवाइड dt का इंटीग्रेशन तो t होता है और अपर माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस ये लिमिट हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिमिट पुट कर देंगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। क्लियर है ना? अब लिमिट पुट कर देता हूं, यहाँ पर 3 तो आउटसाइड आ गया, टी क्यूब के अंदर हमें लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो जब रिप्लेस करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। अब 0 का क्यूब का तो मीनिंग है ना, 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 आउटसाइड, अंदर आया 2 का क्यूब डिवाइड बाय 2 माइनस 0। तो सॉल्व अगर करेंगे यहाँ पर तो ये हो गया कितना, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालेंगे। क्लियर? और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आप लोगों का 11th में तो है ही, साथ में 12th क्लास में भी किसी भी फंक्शन में एवरेज निकालने के लिए बोल देंगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, ये नोट डाउन कर लेना, आंसर 4/3 लिख लेना इसमें। हो गया? चलिए देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ 12th क्लास के बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द एवरेज हीट डिसिपेटेड in the circuit। कोई सर्किट दिया हुआ है, हीट अगर जनरेट होता है रेजिस्टेंस तो वही होगा, है ना। कोई रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें बताना है हमें एवरेज हीट डिसिपेट कितना होगा इन कोई भी टाइम इंटरवल ले देंगे। जैसे बोल देता हूँ इन सपोज 0 to 2 सेकंड ही लेते हैं, चलो 0 से 2 सेकंड के अंदर कितना हीट जनरेट होगा किसी सर्किट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म दे देंगे, हेयर आर रेजिस्टेंस और आई करंट, टी टाइम, ये सब टर्म यहाँ पर लैंग्वेज में दिया होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें हीट का फॉर्मूला देखना है जिसमें करंट वगैरह यूज आता है, जिसमें टाइम का यूज हो मेनली, है ना। तो हमें अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा 10th क्लास का, तो हीट का फॉर्मूला होता है I²R इंटू टी, ये हीट का फॉर्मूला होता है। बताइए क्या हीट टाइम का फंक्शन है? हीट टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम का फंक्शन है तो एवरेज निकाल सकते हैं हम इस मेथड से, ये भी टाइम का फंक्शन ही है ना। तो कैसे निकालेंगे हम एवरेज हीट? एवरेज हीट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब एच वैल्यू पुट कर दो, I²R dt, बस टी का जगह यहाँ पर dt आ जाएगा। ठीक है ना। ये जो टाइम इंटरवल है ये क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल लेके चलेंगे इधर, ये लार्ज टाइम इंटरवल में है ये फॉर्मूला तो। ठीक है, हमें स्मॉल टाइम इंटरवल में निकालना, इसको तो क्या लिख देंगे हम, डी लिख देंगे, और इसको लिख देंगे I²R dt, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखा ना स्मॉल dt टाइम इंटरवल में क्या वैल्यू होगा, फिर इंटीग्रेट करते हैं, उसी टाइप से स्मॉल dt में देखेंगे क्या वैल्यू होगा, फिर उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो I²R dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। बस अब लिमिट पुट कर दो 0 to 2 और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुना है। तो 12th क्लास में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे एवरेज पे बेस्ड, एवरेज कैसे निकालना है उस पर बेस्ड। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आ जाता है ट्रिक पार्ट पे। ट्रिक क्या है यहाँ पर, जो मैंने बोला था कि ट्रिक से बताऊंगा। देखिए ट्रिक ये है कि अगर ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हमें y का ही एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ y dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब y जो है वो अगर टाइम का लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े हमने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का प्रॉपर्टी क्या होता है, y और x का रिलेशन क्या होता है, y और x का रिलेशन ये होता है कि y और x दोनों का पावर होता है 1, y और x दोनों का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन रिलेशन, या इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है ये रिलेशन। ठीक है, तो जहां पर भी वेरिएबल्स के बीच में 1 पावर का रिलेशन हो वो कहलाएगा लीनियर रिलेशन। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन में कोई लीनियर रिलेशन है, जैसे यहाँ पर y अगर t का फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, जब हम यहाँ एवरेज निकालेंगे, सोल्व करेंगे इसको,
जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में जो हमारा आंसर आएगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ, सपोज T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज निकालो, T1 से T2 के बीच में निकालो एवरेज वैल्यू। ये रिलेशन है, मतलब y इक्वल टू सपोज मैं लिख देता हूँ ट्वाइस टी, ये क्वेश्चन है ना। चलो वैल्यू मैं पुट करता हूँ, T1 से T2 के बीच में निकालना है, पुट किया वैल्यू मैंने यहाँ पर, तो आया इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस टी dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, तो t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं k लिख देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है, या फिर मैं 1 ही लेके चलता हूँ डायरेक्ट, इसको भी हटा दूँ, हमें बस लॉजिक समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, T1 से T2 हो गया लिमिट, T1 से T2 हो गया लिमिट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ आउटसाइड आ गया, टी स्क्वायर में पुट करोगे फिर टी में पुट करोगे तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस कैसे आएगा प्लस, पूरा सोल्व करूँ क्या, चलिए पूरा सोल्व कर। देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और 1/2 तो है ही पहले से, और नीचे कितना है, नीचे आया T2 माइनस T1। अब आपको याद हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी वाला तो कैंसिल आउट हो गया, T2 माइनस T1 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या T2 प्लस T1 और डिवाइड बाय 2 पहले से है, तो फाइनल आंसर क्या आया T2 प्लस T1 डिवाइड बाय 2। बस ये समझा रहा हूँ, मतलब इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो जब भी कोई लीनियर फंक्शन होगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, आंसर में क्या होगा, आंसर डायरेक्ट मीन वैल्यू होगा, मीन निकालना था सबको। ठीक है ना, 8-9 क्लास में पढ़ा है मीन वैल्यू क्या होता है, टोटल जितना भी नंबर है ना, उसमें जो भी यहाँ पर इनका एडिशन है उसमें हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं मीन वैल्यू। अब दो चीजों का मीन क्या होगा, ए और बी, सपोज दो वैल्यू है तो उनका मीन वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमने देखो T1 और T2 टाइम इंटरवल, इसका बस मीन ही तो निकाला है, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन लीनियर है तो क्या होगा, तो डायरेक्ट मीन वैल्यू हम लिख सकते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये करने से आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए एक थोड़ा रिलेटेड एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने थोड़ा मैथमेटिकली ले लिया था समझने के लिए। देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए वेलोसिटी v इक्वल टू होता है u प्लस at, क्लियर। और यहां पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, तो पहले मैं इस मेथड से बता दूं, इंटीग्रेशन मेथड से, फिर इससे भी बता दूंगा। ठीक है, कई मेथड से हम देखेंगे, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए पहले इस मेथड से देखते हैं। मैंने किया इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, और v का वैल्यू इधर पुट कर दिया। ठीक है ना, यहां पर मैंने लिमिट लगाया, लिमिट लगाने के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया, अंदर आया इंटीग्रेशन में u प्लस at dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। सॉल्व किया, ये हो गया ut प्लस टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इधर, तो हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय इधर आ गया टी, टी से टी हो गया कैंसिल, u प्लस हाफ ए टी, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब सेकंड मेथड से करते हैं। लिमिट मैंने पुट नहीं किया, लिमिट कुछ पुट कर दो, 0 से t दे दो लिमिट, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल से t टाइम तक लेते हैं जनरली हम, तो लिमिट पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। अब मैं इस मेथड से बताता हूँ। देखिए वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर कोई मतलब टाइम वेरिंग फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी मेथड से निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। डिवाइड बाय टी कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा, डिवाइड बाय टी करोगे तो आएगा u प्लस हाफ ए टी, बताओ क्या सेम आंसर है दोनों, u प्लस हाफ ए टी, क्लियर है। उस मेथड से करो, इस मेथड से करो, बात एक ही है ना। तो अगर लीनियर फंक्शन हो तो हम कैसे करें, है ना, वो बताता हूं। मतलब फॉर्मूला करेक्ट है उसको मैं बता रहा हूं, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आगे, मतलब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, ये मैंने प्रूव किया है। ठीक है, लेकिन हमें अगर क्वेश्चन कोई देता है तो हमें कैसे करना है वो बताता है, ट्रिक क्या है वो बताता हूं। देखिए यहां पर अगर हम यहां पर इस फॉर्मूले को देखें तो ये आया था हमारा ut प्लस हाफ ए टी, ये था डिवाइड बाय टी था। ठीक है, इसमें मैं ए टी को हटा देता हूं, ए इंटू टी को अगर मैं यहां से रिमूव करूं, ठीक है, टी को तो यहां से हम इधर से डिवाइड कर ही देंगे, तो टी को डिवाइड करके तो आ जाएगा u प्लस हाफ ए टी, ये तो आ ही गया था अपना।
अगर मैं यहाँ पे 80 को डिवाइड करूं तो इधर क्या आएगा टर्म, तो आएगा u वेक्टर प्लस हाफ इंटू 80 को 80 से रिप्लेस करो v माइनस यू, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, इधर 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसमें 2 एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 2u प्लस v माइनस यू। अब 2u माइनस यू करोगे तो एक u बचेगा, तो फाइनल आंसर है अपना v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइड बाय 2। बताओ ये जो आंसर है क्या ये मीन वैल्यू है? u वेक्टर क्या होता है? किसी भी ये जो वेलोसिटी वाले फंक्शन होता है उनमें u वेक्टर का मीनिंग क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और v वेक्टर का मीनिंग क्या है? t टाइम के बाद में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, ये करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये एक ट्रिक हम याद रखेंगे कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो उसमें मीन वैल्यू निकालने से ही एवरेज आ जाता है। मीन वैल्यू कौन सा? इनिशियल वैल्यू निकाल दो, फाइनल वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दो, बस हो गया। ठीक है, मीन वैल्यू हमें याद रखना है। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक, इफ a function is linear dependent, then average value will be mean value। एवरेज वैल्यू क्या होगा? मीन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर इसके ये फॉर्मूला हमें अब याद रखना है। ठीक है ना, ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आता है, 2 मार्क का डेरिवेशन आता है। प्रूव दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइड बाय 2। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने ये सब बताया था। तो अभी अपने पास 2 चीजें आ गया कि ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, कैसा भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, इससे तो आएंगे आंसर। लेकिन अगर वेलोसिटी, ये जो फंक्शन है, ये वेलोसिटी, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन अगर क्या हुआ? लीनियर हुआ। लीनियर मतलब जैसे यहां पर अभी हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो v इक्वल टू यू प्लस एटी क्या है? टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? 1 पावर का रिलेशन, तो ये हो गया लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो अगर लीनियर फंक्शन हो तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये आंसर लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू वेक्टर प्लस फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय 2, मीन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? दोबारा बता देता हूं, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अगर वेलोसिटी ऐसा होता है टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, टी क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, रूट टी पे डिपेंड कर रहा है, 1/t क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन हो तब तो हमें इसी से करना है, इंटीग्रेशन से। लेकिन अगर यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? टाइम के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो, u हो, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी क्या है? लीनियर फंक्शन है, तब एवरेज कैसे निकालेंगे? तब एवरेज निकालने का मेथड क्या है? इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तब हम डायरेक्ट मीन वैल्यू से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल दो, जैसे मतलब ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है लिक्विड चैप्टर में। एक चैम्बर है, इस चैम्बर में हमने लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट पे सपोज प्रेशर है P1 और इस पॉइंट पे सपोज प्रेशर है P2। क्वेश्चन बोला है कि बताओ ये जो वॉल है, चैम्बर का जो वॉल है ना, दीवार, इस वॉल पे बताओ एवरेज कितना प्रेशर लगा हुआ है। तो हम पहले देखेंगे कि प्रेशर कैसे डिपेंड करता है डेप्थ पर। तो हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो हाइट की, वो डेप्थ भी बोल सकते हो, इसकी 1 पावर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब प्रेशर क्या है? प्रेशर लीनियर फंक्शन होता है। क्लियर? लीनियर फंक्शन होता है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर लीनियर फंक्शन है तो एवरेज निकालते हैं हम इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। हो गया ये आंसर। इसी को हम पूरा यहां से इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा लास्ट में। तो ये ट्रिक हो गया। ठीक है, अगर लीनियर फंक्शन हो तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, इतना लंबा कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है लिक्विड में, और वहां पर जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में डायरेक्ट ये सोल्यूशन किया हुआ है, उसका रीजन नहीं बताया कि ये कैसा है, बस वहां पे लिखा हुआ है प्रेशर इज लीनियर सो दिस, ये आंसर। ठीक है, तो वो जो रीजन, उसका जो रीजन है, उसका रीजन ये पार्ट है, एवरेज निकालना, किस टाइप से हम एवरेज निकालते हैं और उसमें जो लीनियर फंक्शन है उसके केस में ऐसा क्यों होता है,
कि डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2 करने से आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया होगा सबको आई थिंक, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी नोट डाउन कर लेना, यहां पर लिख सकते हो लिक्विड चैप्टर में, लिक्विड चैप्टर जो पढ़ोगे तब ये यूज आएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसमें हालांकि प्रेशर नहीं पूछा जाता, उसमें फोर्स पूछा जाता है। तो अगर हमें प्रेशर बताओ तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो बस एरिया से और मल्टीप्लाई किया जाता है इसको, ठीक है ना। फोर्स पूछा जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आजकल फ्लड वगैरह आ रहा है, डैम होता है, डैम में वाटर फिलअप होता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो क्या होता है, वाटर का हाइट बढ़ जाता है। जब वाटर का हाइट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर का हाइट इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना प्रेशर। ये जो दीवारें हैं, दीवारों पे प्रेशर लगेगा, वॉल के दीवारों पे इधर, ठीक है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बोलते हैं ना कि डैम ब्रेक हो गया, ठीक है, फ्लड आ गया डैम को डैम ब्रेक होने से। तो ये जो डैम होता है ना, इसका एक स्ट्रेंथ होता है, एक मैक्सिमम फोर्स को टॉलरेट कर सकता है। वो फोर्स कितना होता है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक सपोज डैम है जिसका जो टोटल एरिया है वो है 5 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल लेंथ या विड्थ दे दिया आपको, आपने निकाल लिया एरिया सपोज 5 किलोमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन बोला है कि उसमें सपोज लिक्विड फिलअप किया हुआ है, लिक्विड का हाइट है सपोज 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर तक लिक्विड फिलअप किया हुआ है। तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर अगर पता है हमें, डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। इतना फोर्स लगा हुआ है डैम पे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हम ये बता सकते हैं कि कितना मैक्सिमम लिक्विड हम फिलअप कर सकते हैं कि डैम ब्रेक ना हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये एक्सप्रेशन यूज में आता है। क्लियर है। ये हो गया एवरेज वैल्यूज का कैलकुलेशन करना। फिर इसमें एक एग्जांपल है कि सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या, अच्छा ये बताओ इस पॉइंट का स्पीड और इस पॉइंट का स्पीड सेम होगा ट्रेन का या अलग अलग। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का स्पीड अलग अलग होगा या सेम रहेगा वेलोसिटी। सोचो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो टोटल का हो रहा है ना, इन दोनों का तो सेम ही रहेगा वेलोसिटी। अगर इन दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हुआ तो ट्रेन टूट जाएगी, ट्रेन ब्रेक थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन का कंप्लीट जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। तो इस पॉइंट का निकालो, इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी में फिर इंक्रीमेंट किसका होता है, वो पूरी ट्रेन का होता है। मतलब ट्रेन के अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड तो इस पॉइंट का भी क्या होगा, इस पॉइंट का भी 10 मीटर पर सेकंड होगा उस टाइम पर। थोड़ी देर के बाद बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है, ट्रेन के ईच पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। कभी ये याद रखना है चीज, ना वेलोसिटी अलग अलग कैसे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा तो टूट जाएगा ना। सपोज इस पॉइंट का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इसका 1 मीटर पर सेकंड, ये ज्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता, ट्रेन टूटती नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है कि ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट है इससे पास हुआ है ना, कैसे पास हुआ देखिए, इस टाइप से ट्रेन चल रहा है। ट्रेन का ये फ्रंट पार्ट जब यहां से पास हुआ तो ये इस पॉइंट का हमें, इस पॉइंट का क्या, पूरा ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो हमें मेजर हुआ, सपोज v1 वेलोसिटी, ठीक है। चलता जा रहा है ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन होता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है। सपोज यहाँ पर v1 था 2 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब ये लास्ट कॉर्नर पास होगा, इस पोल, ये पोल है या प्लेटफॉर्म का कोई पोजीशन है, जैसे लास्ट पॉइंट जब पास हुआ, ये पॉइंट जब पास हुआ, तब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गया सपोज v2। तो क्वेश्चन ये है कि जब ट्रेन का मिड पॉइंट यहां से पास होगा, मिड पॉइंट ये, ठीक है, ये पॉइंट जब मिड पॉइंट यहां से पास होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हेन द मिड पॉइंट पासेस थ्रू दिस पोल। क्लियर। तो इतना तो हमें पता लग गया कि जो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी vm होगा वो वेलोसिटी v1 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड बढ़ता जा रहा है ना, v1 से तो ज्यादा होगा, और v2 से कम होगा, बीच का स्पीड है, ठीक है। कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। देख लीजिए क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए ट्रेन इज मूविंग
with constant acceleration passes through a pole with velocity v1 when the front part of the train pass. Velocity v1 when the front part of the train pass, and velocity of train v2, velocity of train is v2 when back part of the train passes through the same pole. Back part of the train passes through the same pole. Then calculate the velocity of train. Calculate the velocity of train when the midpoint of the train passes through the same pole. Midpoint of the train passes through the same pole. ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार क्वेश्चन अगेन। जब ये पॉइंट पास होगा तो पूरी ट्रेन का वेलोसिटी कितना होगा v1। ये मैं सोचता हूँ इसका पॉइंट का v1 है, इस पॉइंट का v2 है, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वेलोसिटी v1 ही रहेगा। मतलब अगर मान लो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन का स्पीड यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकंड, तो पूरी ट्रेन का 2 ही रहेगा। फिर क्योंकि एक्सेलरेशन होता जा रहा है तो इंक्रीज होगा 3, 4, 5, 6, अब मिड पॉइंट पे 6 है, ये हमें निकालना है। फिर और बाय 7, 8, 9 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया 2, इधर रिकॉर्ड किया 9। क्वेश्चन बोला कि मिड पॉइंट का निकाल दो, ये क्वेश्चन है सिंपल, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट का डाउट आ चुका है कि सर ट्रेन के जब यहाँ से क्रॉस करेगा ऐसे होगा ट्रेन, तो फ्रंट पार्ट का v1 है, बैक पार्ट का v2 है। अरे ट्रेन का स्पीड अलग अलग कैसे हो जाएगा, एक ही ट्रेन है, ठीक है। कुछ देर बाद अलग होगा, कुछ देर बाद इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए करें सॉल्व। चलिए सॉल्व करने के लिए मैं ट्रेन का लेंथ एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज एल। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी v1 है, v2 है, कितना लेंथ पास हुआ ट्रेन का टोटल एल लेंथ यहां से पास हो गया। तो v, u और s का रिलेशन हमें निकालना है, a दिया है, तो क्या रिलेशन आएगा, ऑब्वियस बात है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, वो अप्लाई कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट है vm के बारे में देखते हैं, ठीक है। इनिशियल यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो था हमारा v1। यहाँ पर मिड पॉइंट जब पास हुआ तब जो वेलोसिटी ट्रेन का है वो है सपोज क्या वो दिया अपने को vm सिंबल दे दिया एक बार, तो वही लेना vm। और ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है l/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा l/2, है ना। तो अब दोबारा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया क्या होगा। दोबारा जब सॉल्व करेंगे तो v, u, a और s, इन सब का रिलेशन हमें यहाँ से पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a l/2। अब क्वेश्चन में देखो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, v1 गिवन है, v2 गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया है, लेंथ गिवन नहीं था वो हमने एज्यूम किया, तो लेंथ वगैरह हटाना पड़ेगा हमें। अब जो चीज रिमूव करना है उसी को पहले हटाएंगे, है ना, उसी को पहले यूज में लेंगे। तो इधर क्या कर रहा हूं मैं, इधर मैं एक काम करता हूं, ये जो a इंटू एल है इसको इधर रिप्लेस कर देता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन में a इंटू एल का वैल्यू ये जो होगा इसको मैं इधर पुट कर दूंगा इधर, है ना। देखा फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2 a इंटू एल का वैल्यू देखो क्या होगा, vm स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये है -2v1 स्क्वायर और इधर है प्लस v1 स्क्वायर, तो -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 बचेगा, उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू vm स्क्वायर। ये जो मैंने अभी शिफ्टिंग किया है ना, ये मैंने एक स्टेप थोड़ा हटा दिया है, मतलब खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। vm निकालना था, तो vm का एक फॉर्मूला आ गया जो हमें चाहिए था, vm इक्वल टू आया, देखिए vm निकालेंगे तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे और फिर रूट लेंगे इधर, है ना, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला में याद रखना, ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, ये पर्टिकुलर टाइप है, जो भी आज मैं अभी करा रहा हूं वो सब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं टिपिकल टाइप के क्वेश्चन, जिनपे वैल्यूज को बस चेंज करके क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रेन है, जब ट्रेन का फ्रंट पार्ट, ट्रेन हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर v1, लास्ट कॉर्नर का वेलोसिटी है v2,
ठीक है, तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालना होगा, बस क्वेश्चन ये है सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर? ठीक है इतना। चलिए साथ में यहाँ पर डीपीपी जब दूंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हमने डिफरेंशिएशन में सॉल्व किए थे टाइम से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि t इक्वल टू रूट एक्स माइनस 4, ये टाइम और एक्स के बीच में रिलेशन है। कैलकुलेट द वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी निकालो। टी और एक्स का रिलेशन दे दिया, क्वेश्चन है वेलोसिटी निकालो। ठीक है, किस टाइम पे निकालना है वो अलग बात, अभी हमें एक्सप्रेशन से मतलब है, टाइम वाइम देगा तो वो पुट कर देना टी का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, अगर डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, टी और एक्स का आपस में रिलेशन हो, तो वेलोसिटी हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज में लेके चलना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है सिंपल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो मेथड है, या तो हम x को अलग से सेपरेट करें फिर डिफरेंशिएट करें, और या फिर डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दें डिफरेंशिएशन करना, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, दोनों मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड, पहले हम x निकालते हैं, तो रूट ओवर एक्स हो गया t प्लस 4। ठीक है, रूट रिमूव करो तो x हो गया t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो यहां से डिफरेंशिएशन कर लें या फिर इसको पहले ओपन कर दो फिर डिफरेंशिएशन करो, है ना। ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये मैंने ओपन कर दिया, इसको एक्स आ गया। अब मुझे वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस टी, 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 8 इंटू टी, 8 इंटू टी में 8 तो कॉमन आ गया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये आ गया वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, ट्वाइस टी प्लस 8। क्लियर है इतना। अब इसमें अगर टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, ये क्लियर है फर्स्ट मेथड। चलिए अब देखिए सेकंड मेथड। अच्छा मैंने अभी बोला था यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहां से बता दो डायरेक्ट, एक बार बताया। देखिए अगर मैं यहां से डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, इधर से डिफरेंशिएट करूं डायरेक्ट, तो पहले तो पावर रूल लगेगा। पावर क्या है, एन इंटू फंक्शन का पावर एन माइनस 1, तो एन आ गया जाएगा 2 इंटू टी प्लस 4 का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा इसके बाद इंटू, अब इसके बाद जो ये तो पावर का रूल है ना, पावर इस टाइप से लग रहा था। फिर क्या होगा, फिर जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट करो। अब फंक्शन को वैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, टी प्लस 4 है ना फंक्शन, इसको करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 1 हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस 2 इंटू टी प्लस 4। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट करो, टी का टी के रेस्पेक्ट में हो गया 1, कांस्टेंट का हो गया 0, तो सॉल्व करके ये आंसर आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस टी प्लस 8, देखो सेम आंसर। ठीक है, तो हमें बस डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, बस अगर आता है तो तुम कहीं से भी स्टार्ट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो, थोड़ा ओपन करके फिर स्टार्ट कर दो और आंसर सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा आंसर में, है ना। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कुछ मैंने ओपन नहीं किया, कोई शिफ्टिंग नहीं किया, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन आते ही। ठीक है, करें, ये समझ में आ गया होगा सबको, नोट डाउन कर लेना इसको एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट बताता हूं क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना डायरेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में करता हूं क्योंकि dx अपॉन dt करना है मुझे वेलोसिटी के लिए, टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में टी का क्या होगा, इधर तो टी के रेस्पेक्ट में भी हो गया, और इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर फंक्शन है रूट ओवर एक्स माइनस 4। क्लियर है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, ये करना है बोथ साइड डिफरेंशिएशन, टी का टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 इक्वल टू, इधर एक्स का करेंगे तो एक्स का पावर कितना है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा फिर एक्स का बाद में होगा, तो पावर का क्या होगा 1/2 पावर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू फंक्शन का पावर n माइनस 1, ऐसे करते हैं हम, है ना, इंटू अब x का डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में dx बाय dt, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में 0। क्लियर है इतना। 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं,
ये हो गया 2 इक्वल टू एक्स का पावर हो गया 1/2 -1 करेंगे तो एक्स का पावर आ जाएगा -12 और ये हो गया वेलोसिटी। dx/dt का मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो यही तो निकालना था अपने को, है ना? कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर देता हूँ इधर, है ना? इसको जब डिवाइड करूंगा वेलोसिटी को इधर, तो डिवाइड करने पे ये आएगा 2 डिवाइड बाय एक्स का पावर -1/2। ये हो गया वेलोसिटी। क्लियर इतना? इसमें वेलोसिटी की वैल्यू मैंने निकाला है, इसमें मैं ये जो माइनस है ना पावर, जब इसको न्यूमीटर में शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगी पावर। तो यहां पे आया वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू रूट एक्स। एक आंसर तो आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? 2 इंटू रूट एक्स। लेकिन अगर मैंने अभी जो पहले प्रीवियस में जो आंसर बताया था वो क्या था वेलोसिटी का, अगर याद हो तो वो आंसर था 2 इंटू टी -8। ये आंसर था प्रीवियस डिफरेंशिएशन में। तो क्या ये डिफरेंट आ रहा है, सेम है? देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहां पर जो आंसर था वो क्या था? टी फंक्शन में था, और ये जो आंसर है ये एक्स फंक्शन में। तो पहले एक्स को हटा लेते हैं, टी में कन्वर्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। क्या होगा बताओ? √x का वैल्यू क्या होगा? √x को ले सकते हैं t+4, रिप्लेस कर देते हैं इधर 2 इंटू t+4 ट्वाइस t+8। आगे आंसर सेम है, डिफरेंट है? सेम आंसर, एक ही बात है ना? तो बस हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कैसे भी करो, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, इधर उधर शिफ्ट करके स्टार्ट करो, कैसे भी करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर डिफरेंशिएशन एक बार एक काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना, ये वाला पार्ट करने से पहले एक बार उसको रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डीपीपी अभी जो दूंगा उसमें है। ठीक है ना? तो वो उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट सॉल्व। ओके, क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में मान लो ऑप्शन ये दिया है टी से रिलेटेड, तब तो ये आंसर हो जाएगा। और टी से रिलेटेड ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन में √x ऐसा आंसर दिया है, तो फिर ये वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन जैसे होंगे उसी फॉर्मेट में तो लिखोगे ना कन्वर्ट करके, जैसे दोनों चीजें आनी चाहिए हमें, ऐसे रिप्लेस करना भी आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट नोट डाउन करो, डीपीपी को सॉल्व करना। ओके।